हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। एनसीईआरटी वीडियो लेक्चर चैप्टर नंबर 6 और इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। 6.5 लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण। सन 1834 में जर्मन भौतिकविद हेनरिक फेडरिच लेंज 1804 से 1865 ने एक नियम का निगमन किया जिसे लेंज का नियम के नाम से जाना जाता है। ये नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता का स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप में वर्णन करता है। इस नियम का प्रकथन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार की होती है, वे उस दिशा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करे जो उसे उत्पन्न करने वाले कारक चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन का विरोध करे। समीकरण में ऋण चिन्ह इस प्रभाव को निरूपित करती है। अनुच्छेद 6.2.1 के प्रयोग 6.1 का निरीक्षण करके हमें लेंज के नियम को समझ सकते हैं। चित्र में हम देखते हैं कि दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव बंद कुंडली की ओर ले जाया जा रहा है। जब दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर गति करता है तब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है और इस प्रकार की कुंडली में प्रेरित धारा ऐसी दिशा में उत्पन्न होती है जिससे कि ये फ्लक्स के बढ़ने का विरोध कर सके। ये तभी संभव है जब चुंबक की ओर स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष कुंडली में धारा वामावर्त दिशा में हो। ध्यान दीजिए, इस धारा में संबंध चुंबकीय आघूर्ण की ध्रुवता उत्तरी है जबकि इसकी ओर चुंबक का उत्तरी ध्रुव आ रहा हो। इस प्रकार यदि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, चुंबकीय फ्लक्स के इस घटने का विरोध करने के लिए कुंडली में प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में बहती है तथा इसका दक्षिणी ध्रुव दूर हटते दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। इसके फलस्वरूप एक आकर्षण बल काम करेगा जो चुंबक की गति तथा संबंध फ्लक्स के घटने का विरोध करेगा। उपरोक्त उदाहरण में यदि बंद लूप के स्थान पर एक खुला परिपथ उपयोग किया जाए तो क्या होगा? दिशा में भी परिपथ के खुले सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। चित्र ए तथा बी पर विचार करें। ये प्रेरित धाराओं की दिशा को समझने के लिए एक सरल विधि सुझाते हैं। ध्यान दीजिए कि वामावर्त तथा दक्षिणावर्त द्वारा दर्शाई गई दिशाएं प्रेरित धारा की दिशाएं निरूपित करती हैं। इस विषय पर थोड़े से गंभीर चिंतन से हम लेंज के नियम की सत्ता को स्वीकार कर सकते हैं। माना कि प्रेरित धारा की दिशा चित्र में दर्शाई गई दिशा के विपरीत है। उस दिशा में प्रेरित धारा के कारण दक्षिणी ध्रुव पास आते हुए चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर होगा। इसके कारण दंड चुंबक कुंडली की ओर लगातार बढ़ते हुए तुरंत से आकर्षित होगा। चुंबक को दिया गया हल्का सा धक्का इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर देगा तथा बिना किसी ऊर्जा निवेश के वेग एवं गतिज ऊर्जा सतत रूप से बढ़ती जाएगी। यदि ऐसा हो सके तो उचित प्रबंधन द्वारा एक शाश्वत गतिक मशीन परपेचुअल मोशन मशीन का निर्माण किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। अब चित्र में दर्शाई गई सही स्थिति पर विचार करें। इस स्थिति में दंड चुंबक प्रेरित विद्युत धारा के कारण एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, इसलिए चुंबक को गति देने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। हमारे द्वारा खर्च की ऊर्जा कहाँ गई? वह ऊर्जा प्रेरित धारा द्वारा उत्पन्न जूल ऊष्मन के रूप में क्षयित होती है। ये उदाहरण दे रखेंगे और अब आते हैं दूसरे उस पर 6.6 गतिक विद्युत वाहक बल। किसी एक समानकाल स्वतंत्र चुंबकीय क्षेत्र में एक गतिमान ऋजु चालक पर विचार कीजिए। चित्र में एक आयताकार चालक पी क्यू द्वारा दर्शाया गया है। ये रहा जिसमें चालक पी क्यू स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। छड़ पी क्यू स्थिर वेग से वी से बाईं ओर चित्र में दर्शाए अनुसार चलाया जाता है। मान लीजिए कि घर्षण के कारण किसी प्रकार का ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा। पी क्यू आर एस एक बंद परिपथ बनाता है जिससे घिरा क्षेत्रफल पी क्यू की गति के कारण परिवर्तित होता है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत हो। यदि लंबाई आर क्यू इक्वल टू एक्स तथा आर एस इक्वल टू एल हो तो लूप पी क्यू आर एस से घिरा चुंबकीय फ्लक्स फाई बी होगा। फाई बी इक्वल टू बी एल एक्स। क्योंकि एक्स समय के साथ बदल रहा है, फ्लक्स फाई बी के परिवर्तन की दर के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसका मान होगा एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी बी एल एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी एल वी।
यहाँ हमने dx/dt = -v लिया है, जो कि चालक P की चालक प्रेरित विद्युत वाहक बल BLV को गति विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रकार हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने वाली बजाय के इस चालक गतिमान करके किसी परिपथ द्वारा गहरे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं। समीकरण 6.5 में दर्शाए गए गतिज विद्युत वाहक बल के व्यंजक को चालक PQ को स्वतंत्र आवेशों पर कार्य करने के लिए लॉरेंज बल की सहायता से भी समझना संभव है। चालक PQ में कोई यादृच्छिक यानी आर्बिट्रेरी आवेश Q पर विचार करें। जब क्षण चाल V से गति करती है तो आवेश भी चुंबकीय क्षेत्र B में चाल V से गति करेगा। इस आवेश पर लॉरेंज बल का परिमाण QVB है तथा इसकी दिशा Q के अनुदिश होगी। प्रत्येक आवेश परमाणुदार दिशा में क्षण PQ में उनकी स्थिति के निरपेक्ष समान बल का अनुभव करेंगे। आवेश को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य W = QVB/BL है। क्योंकि प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य ही विद्युत वाहक बल है, अतः एप्सिलॉन W/Q = BLV। यह समीकरण क्षण PQ के सिरे के बीच प्रेरण द्वारा उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल का मान बताती है तथा समीकरण 6.5 के तुल्य है। इस बात को जोर देकर कहना चाहते हैं कि हमारी यह परिस्थिति पूर्णतः यथार्थ नहीं है, परंतु ये किसी एक समान एवं समय के साथ न बदलने वाले चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक के लिए फैराडे के नियम का आधार समझने में हमारी सहायता करती है। दूसरी ओर यह स्पष्ट नहीं होता कि जब चालक स्थिर हो और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो तो इसमें EMF कैसे प्रेरित होता है, जो कि ऐसा तथ्य है जो फैराडे के अनेक प्रयोगों द्वारा पुष्ट होता है। स्थिर चालक के लिए इसके आवेश पर लगने वाला बल F = Q (E + V × B) = Q E, क्योंकि V = 0 अतः आवेश पर लगने वाला कोई भी बल केवल विद्युत क्षेत्र E के कारण होगा। इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा के अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए हमें यह मान लेना चाहिए कि समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तथापि साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि स्थिर विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलते चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र से भिन्न गुण रखते हैं। अध्याय 4 में हमने अध्ययन किया कि गतिमान आवेश स्थिर चुंबक पर बलयुग्म आरोपित करते हैं। इसके विपरीत गतिमान दंड चुंबक या अधिक व्यापक रूप में कहो तो एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र स्थिर आवेश पर एक बल आरोपित करते हैं। यही फैराडे की खोज की मूलभूत महत्ता है। विद्युत एवं चुंबकत्व परस्पर संबंधित होते हैं। अब आ जाते हैं 6.7 प्रेरकत्व। एक कुंडली के निकट रखी दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन से अथवा उसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन से उस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो सकती है। ये दोनों स्थितियाँ अगले दो खंडों में अलग अलग वर्णित की गई हैं। तथापि इन दोनों स्थितियों में कुंडली के फ्लक्स धारा के समानुपाती अर्थात ϕB समानुपाती I। इसके अतिरिक्त यदि समय के साथ कुंडली की ज्यामिति नहीं बदलती तब dϕ/dt समानुपाती dI/dt। यदि समीप लिपटे n फेरों वाली कुंडली ये सभी फेरे समान चुंबकीय फ्लक्स संबंध होते हैं। जब कुंडली में फ्लक्स ϕB परिवर्तित होता है तो प्रत्येक फेस प्रेरित विद्युत वाहक बल में योगदान करता है। इसलिए एक पद फ्लक्स बाध्यता फ्लक्स लिंकेज का उपयोग होता है जो किसी पास लिपटी कुंडली के लिए n∅B के बराबर होता है। इस स्थिति में n∅B समानुपाती I। इस संबंध में समानुपाती के स्थिरांक को प्रेरकत्व कहते हैं। हम देखेंगे प्रेरकत्व का मान कुंडली की ज्यामिति उसके पदार्थ के नेज यानी इंटरेस्टिंग गुणधर्मों पर निर्भर करता है। धारिता की प्रकृति के समान समांतर प्लेट संधारित्र के लिए प्लेट की चतुर्थता प्लेट पृथक्करण ज्यामिति तथा उनके बीच उपस्थित माध्यम के परावैद्युतांक के पदार्थ के नेज गुणधर्म पर निर्भर करती है। प्रेरकत्व एक अदिश राशि है। इसकी विमाएँ mL2 T-2 A-2 है, जो कि फ्लक्स की विमाओं तथा धारा की विमाओं के अनुपात द्वारा व्यक्त की जाती हैं। प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हेनरी है तथा इसे एच द्वारा व्यक्त किया। ये नाम जोसेफ हेनरी के सम्मान में रखा गया, जिन्होंने इंग्लैंड के वैज्ञानिक फैराडे से अलग अमेरिका में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। अब इसी के अंदर है अन्योन प्रेरकत्व। चित्र में दर्शाए दो लंबी समाक्षी यानी कोएक्सियल परिनालिका सोलेनॉइड्स जिनकी प्रत्येक की लंबाई L है पर विचार किया। अतः परिनालिका S1 की त्रिज्या R1 तथा उसकी इकाई लंबाई फेरों की संख्या N1 द्वारा व्यक्त करते हैं। बाह्य परिनालिका S2 के लिए संगत राशियाँ
क्रमशः R2 तथा N2 में। मान लीजिए N1 N2 क्रमशः कुंडली है, S1 S2 में फेरों की कुल संख्या है। S2 में I2 धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये S1 की एक चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करती है। हम इसे φ1 से निर्दिष्ट करते हैं। परिनाल का S1 में संगत फ्लक्स बनता है N1 φ1 = M12I2। M12 को परिनालिका, M12 को परिनालिका, S1 का परिनालिका के S2 के सापेक्ष अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। इसे अन्योन प्रेरक गुणांक भी कहा जाता है। इन सरल समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए M12 की गणना संभव है। परिनालिका S2 में स्थापित विद्युत धारा I2 द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र μ0 N2I2 है। कुंडली S1 के साथ परिणामी फ्लक्स बंधता N1 φ1 = N1L × πr² 1 μ0 N2I2 हो जाएगा μ0 N1 N2 πr² Li2, जहाँ N1L परिनालिका S1 में कुल फेरों की संख्या है। इस प्रकार समीकरण 6.7 तथा समीकरण 6.8 से M12 = μ0 N1 N2 πr² 1 L। ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ कोर प्रभावों का नगण्य मान लिया तथा चुंबकीय क्षेत्र μ0 N2I2 परिनालिका S2 की लंबाई तथा चौड़ाई में सर्वत्र एक समान माना। ये ध्यान रखते हुए परिनालिका लंबी है, जिसका अर्थ L मच ग्रेटर देन R2 एक अच्छा सन्निकट है, अप्रोक्सीमेशन है। अब हम विपरीत स्थिति पर चल रहे हैं। परिनालिका S1 में एक विद्युत धारा I1 प्रवाहित किया, तो परिनालिका S2 की फ्लक्स बनता है N2 φ2 = M21I1। M21 परिनालिका S2 की परिनालिका के सापेक्ष अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। S1 में धारा I1 के कारण फ्लक्स पूरी तरह S1 के अंदर सीमित माना जा सकता है, क्योंकि परिनालिकाएँ बहुत लंबी हैं। अतः परिनालिका S2 के साथ फ्लक्स बनता है N2 φ2 = N2L πr² 1 μ0 N1I1, जहाँ पर N2L, S2 में फेरों की कुल संख्या समीकरण 6.10 से M21 = μ0 N1 N2 πr² 1 L। समीकरण 6.9 तथा समीकरण 6 में प्राप्त हुआ M12 = M21, M12 = M21 = M माना। हमने मानता दीर्घ लंबाई के समाक्षीय परिनालिकाओं को दर्शाई। तभी ये संबंध व्यापक रूप से सत्य है। नोट कीजिए, यदि अंतः परिनालिका बाह्य परिनालिका से बहुत छोटी होती है तब बाह्य परिनालिका में ठीक प्रकार अंदर रखी होती, तब हमें फ्लक्स घनत्व का N1 φ1 की गणना कर पाते हैं, क्योंकि अंतः परिनालिका बाह्य परिनालिका के कारण प्रभावी ढंग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में निमज्जित है। निमज्जित का यहाँ पर अर्थ है मतलब कि उसमें पूरी तरह से कवर है। इस स्थिति में M12 गणना सरल होगी, तथापि बाह्य परिनालिका से आवाज फ्लक्स की गणना अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि अंतः परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र बाह्य परिनालिका की लंबाई तथा साथ ही साथ अनुप्रस्थ काट के आर पार परिवर्तित होगा। इसलिए इस स्थिति में M21 की गणना भी अत्यंत कठिन होगी। इस स्थिति में M12 = M21 जैसी समानता अत्यंत लाभकारी होगी। उपरोक्त उदाहरण की व्याख्या हमने ये मान के करी है कि परिनालिकाओं के अंदर माध्यम वायु है। इसके स्थान पर यदि μr के सापेक्ष चुंबकशीलता का माध्यम मौजूद होता, अन्योन प्रेरकत्व का मान होता μr N1 N2 πr² L। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि कुंडलियों, परिनालिकाओं आदि के युग्म का अन्योन प्रेरकत्व उनके पृथक्करण एवं साथ ही साथ उनके सापेक्ष दिक् विन्यास ओरिएंटेशन पर निर्भर है। अब अनुच्छेद 6.2 करें। उस प्रयोग में जब कुंडली C2 में धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली C1 में विद्युत प्रवाह बल प्रेरित होता है। मान लीजिए कुंडली C1 माना N1 फेर वाली है, में फ्लक्स φ1 है, जबकि कुंडली C2 में धारा I2 है। तब समीकरण 6.7 से हमें प्राप्त होगा N1 φ1 = MI2। समय के साथ परिवर्तनशील धाराओं के लिए d N1 φ1 / dt = d MI2 / dt, क्योंकि कुंडली C1 में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान φ1 ε1 = -d N1 φ1 / dt है। हमें प्राप्त होगा ε1 - m dI2 / dt। ये दर्शाता है कि किसी कुंडली में परिवर्तित धारा समीपस्थ कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित कर सकती है। विद्युत वाहक बल प्रेरित कर सकती है मतलब उसको प्रेरित मतलब
बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसको और ऊपर तक ले जा सकती है। प्रेरक विद्युत वाहक बल का परिमाण, धारा परिवर्तन की दर तथा दोनों कुंडलियों को अन्योन्य प्रेरक पर निर्भर है। मतलब कह रहे हैं कि विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड, वो धारा परिवर्तन की दर और दोनों कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व पर निर्भर है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा है स्वप्रेरकत्व, जिस पिछले उप परिच्छेद में हमने परिनलिका में बहने वाली धारा के कारण दूसरे परिनलिका में उत्पन्न होने वाले फ्लक्स के बारे में विचार किया था। किसी एकल वियुक्त कुंडली में भी उसी कुंडली धारा परिवर्तित होने पर कुंडली में होने वाले फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक को प्रेरित करना संभव है। इस प्रकार स्वप्रेरण कहते हैं। इस स्थिति में एन फेरों वाली कुंडली में फ्लक्स बनता कुंडली में धारे वाले समानुपाती की तरह से व्यक्त कर सकते हैं। N∅B = I। ये ∅B जो है इसकी चुंबकीय फ्लक्स बनता है, ये समानुपाती है धारा। N∅B = L∅1, जहाँ पे L समानुपातिक स्थिरांक है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इस कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक भी है। जब धारा परिवर्तित होती है तो कुंडली संबंध फ्लक्स भी परिवर्तित होता है। समीकरण 6.13 का उपयोग करने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा एप्सिलॉन = -d N∅B /dt, तो हो जाएगा एप्सिलॉन = -L/di/dt। इस प्रकार स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव कुंडली में किसी भी धारा परिवर्तन का विरोध करता है, बढ़ना या घटना दोनों का विरोध करता है। सरल ज्यामिति में किसी परिपथ के लिए स्वप्रेरकत्व की गणना करना असंभव है। आइए एक लंबी परिनलिका के स्वप्रेरकत्व की गणना करें, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a तथा लंबाई I है। इस एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। परिनलिका में प्रवाहित होने वाली धारा I कारण चुंबकीय क्षेत्र B = μ0 N है। पहले भांति कोर प्रभावों का नगण्य मानते हुए परिनालिका से संबंध कुल फ्लक्स N∅B = NL μ0 NI1 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो हो जाएगा μ0 N² A Li, जहाँ पर NL फेरों की कुल संख्या था स्वप्रेरकत्व है। L = N∅B/I = μ0 N² AL। यदि हम परिनलिका के अंतर धारा को μr आपेक्षिक चुंबकशीलता वाले पदार्थ से भर दें, उदाहरण के लिए हम नरम लोहा जिसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान उच्च है, तब L = μr μ0 N² AL है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसकी ज्यामितीय संरचना माध्यम की चुंबकशीलता पर निर्भर है। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल के विरोधी विद्युत वाहक बल बैक EMF भी कहते हैं, क्योंकि ये परिपथ में किसी भी धारा परिवर्तन का विरोध करते हैं। भौतिक दृष्टि स्वप्रेरकत्व जड़त्व में कार्य करते हैं। यांत्रिकी में द्रव्यमान का विद्युत चुंबकीय अनुरूप है, अतः धारा स्थापित करने के लिए विरोधी विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ये किया गया कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसी परिपथ में किसी क्षण धारा I के लिए कार्य करने की दर dW/dt = mod एप्सिलॉन I। यदि हम प्रतिरोधक क्षयों का नगण्य मान लें तथा केवल प्रेरणिक प्रभाव पर ही विचार करें, तब समीकरण 6.14 का उपयोग करने पर dW/dt = Li/di/dt। ये धारा I स्थापित करने में किया गया कुल कार्य है। W इंटीग्रेशन dW समाकलन कहते हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ dW = 0 to I Li/di। अतः धारा I स्थापित करने में आवश्यक ऊर्जा होगी W = ½ Li²। ये व्यंजक हमें m द्रव्यमान किसी कण की गतिज ऊर्जा के व्यंजक mv²/2 की याद दिलाता है यहाँ, तथा दर्शाता है कि L, m के अनुरूप है, अर्थात L विद्युत जड़त्व है जैसा किसी परिपथ में जिसमें ये संयोजित है धारा के बढ़ने तथा घटने का विरोध करता है। दो समीपस्थ कुंडलियों के साथ साथ प्रवाहित होने वाली धाराओं की सामान्य स्थिति पर विचार करें। एक कुंडली के साथ संबंध फ्लक्स स्वतंत्र रूप से विद्यमान दो फ्लक्सों का योग के बराबर होगा। समीकरण 6.7 निम्न रूप में रूपांतरित हो जाएगा। N1∅1 = M11I1 + M12I2, जहाँ
M11 उसी कुंडली के प्रेरित को निरूपित करता था। फैराडे का नियम उपयोग करने पर एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस M11 di/dt माइनस M12 di2 अपॉन dt। M11 स्व प्रेरकत्व तथा इसे L1 द्वारा लिखा जाता है, इसलिए एप्सिलॉन 1 इक्वल टू माइनस L1 di1 डिवाइडेड बाई d2 माइनस M12 di2 डिवाइडेड बाई dt। अब आती है 6.8 प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। विद्युत चुंबकीय प्रेरण परिघटना का प्रयोग रूप से कई प्रकार से उपयोग किया गया है। अतः साधारण तथा महत्वपूर्ण योग प्रत्यावर्ती धारा AC उत्पादन है। 100 मेगावाट सामर्थ्य का आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक अत्यंत विकसित मशीन है। इस अनुच्छेद में हम इस मशीन के मूल सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। इस मशीन के विकास का श्रेय युगोस्लाव वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को दिया है, जैसा कि अनुच्छेद 6.3 में संकेत किया गया है। किसी लूप में विद्युत वाहक बल या धारा प्रेरित करने के लिए एक विधि यह है कि लूप के अभिविन्यास में अथवा इसके प्रभावी क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाए। जब कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र B में घूर्णन करती है तो लूप का क्षेत्र के अभिलंबवत प्रभावी क्षेत्रफल a cos थीटा है। यहाँ थीटा A तथा B के बीच का कोण है। फ्लक्स परिवर्तन करने की विधि एक सरल प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का कार्य सिद्धांत है। जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मूल अवयव चित्र 6.13 में दर्शाए गए तथा इसमें कुंडली होती है जो रोटर शाफ्ट पर आरोपित होती है। कुंडली का घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। कुंडली जिसे आर्मेचर कहते हैं को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी बाह्य साधन द्वारा यांत्रिक विधि से घूर्णन कराया जाता है। कुंडली के घूमने से इसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, जिससे कि कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कुंडली के सिरों को सर्पी विलय तथा वृक्षों की सहायता से एक बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है। जब कुंडली को एक समान कोणीय चाल ओमेगा से घूर्णन किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश B तथा क्षेत्रफल सदिश A के बीच कोण थीटा का मान किसी समय t पर थीटा इक्वल टू ओमेगा t है। ये मानते हुए कि जब t इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। ये परिणाम स्वरूप कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होकर गुजरती हैं समय के साथ परिवर्तित होता है। समीकरण 6.1 के अनुसार किसी समय t पर फ्लक्स है 5B इक्वल टू BA cos थीटा इक्वल टू BA cos ओमेगा t। फैराडे के नियम से n फेरों वाली घूर्णी कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस n d5b/dt इक्वल टू NBA d अपॉन dt cos ओमेगा t। अतः विद्युत वाहक बल का मान ताक्षणिक मान है NBA ओमेगा sin ओमेगा t, क्योंकि कॉस का वो निकल के आता है समाकलन करने पर साइन प्राप्त होता है। यहाँ NBA ओमेगा विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है जो साइन ओमेगा t इक्वल टू +-1 पर प्राप्त होगा। यदि हम NBA ओमेगा को एप्सिलॉन 0 से दर्शाएं तब एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा t, क्योंकि जिया फिलन साइन फंक्शन का मान +1 से -1 के बीच चलता है। विद्युत वाहक बल चीनीय ध्रुवता के समय 7 परिवर्तित होता है। चित्र 6.1% की जब थीटा 90 डिग्री या थीटा 270 होता है तो विद्युत वाहक बल अपने चरम मान पर होता है, क्योंकि इन बिंदुओं का फ्लक्स में परिवर्तन अधिकतम है। ये देखिए स्थिति उसके, क्योंकि धारा की दिशा आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है इसलिए धारा प्रत्यावर्ती धारा है कहते हैं, AC कहते हैं। क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2πV समीकरण को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 साइन 2πVT, जहाँ V जनित्र कुंडली आर्मेचर का परिक्रमण की आवृत्ति। ध्यान रखिए कि समीकरण 6.20 तथा 6.21 विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान बतलाते हैं तथा एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 0 तथा माइनस एप्सिलॉन 0 के बीच आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। हम अध्याय 7 में सीखेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा का काल औसत मान कैसे ज्ञात करें। व्यावसायिक जनित्रों में आर्मेचर घुमाने के लिए आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा से ऊंचाई से गिरते हुए पानी प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए बांधों द्वारा जल विद्युत जनित्र, हाइड्रोइलेक्ट्रिक
जनरेटर कहते हैं। निकलता कोयले या अन्य स्रोतों का उपयोग करके पानी गर्म करके भाप पैदा करते हैं। उच्च दाब पर भाप को आर्मेचर को घुमाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इन्हें तापीय चालित्र यानी थर्मल जनरेटर कहते हैं। कोयले के स्थान पर यदि नाभिकीय ईंधन का प्रयोग किया जाए तो नाभिकीय शक्ति प्राप्त होती है। आधुनिक जनरेटर 500 मेगावाट उच्च विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। इनसे अर्थात इन्हें 100 वोल्ट के 50 लाख बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं। 100 वाट के 50 लाख बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं। अधिकांश जनरेटरों में कुंडलियों को अचर रखा जाता है, मतलब कि चरण मतलब ज़्यादा चलायमान हो, तो अब विद्युत चुम्बकों को घुमाया जाता है। भारत में जनरेटरों में घूर्णन आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो कुछ देशों में जैसे अमेरिका USA में ये आवृत्ति 16 हर्ट्ज है। अभी इसका ये सारांश है और ये कुछ इनके मात्रक हैं। चुंबकीय फ्लक्स 5E, इसका मात्रक वेबर होता है। विमाएँ mL2 T-2 A-1 समीकरण लिख रखा 5E=V है। विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन V, मात्रक इसका वोल्ट है। mL2 T-3 A-1 एप्सिलॉन -D n 5E / dt। अन्योन प्रेरकत्व M H, इसका मात्रक है हेनरी। mL2 T-2 A-2 एप्सिलॉन 1 -M12 dy/I2/d2। स्वप्रेरकत्व L H, इसका मात्रक होगा H, हेनरी यानी। विमाएँ इसकी हैं mL2 T-2 A-2। समीकरण है इसका एप्सिलॉन -L di/dt। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।